क्या माँ बाप के सख्त फैसले हमेशा आपकी बेहतरी के लिए होते हैं या आपको लगता है कि माँ बाप कभी कभार ज्यादती भी कर जाते हैं कुछ फैसले इम्पोज करके? माँ बाप बिल्कुल ज्यादती करते हैं, बहुत ज़्यादा। पर मुझे लगता है बंदा अपनी बात कर सकता है। मुझे लगता है कि जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है ना, उसके बाद यू कांट ब्लेम योर पेरेंट्स एनीमोर। फिर आपको अपने जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई उनको आप अपने जहन से आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश करें और जो चीज़ें अच्छी लगी हैं उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि अब कितना ही सुना देंगे माँ बाप को कि आपने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया। मुझे लगता है हर बंदे की माँ बाप की ऑब्वियसली इंटेंशन अच्छी होती है, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं। जो उनके दौर में सही था वो शायद आज सही नहीं है, तो आप उनको बहुत हार्शली जज भी नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपने वक्त को देख के ही वो फैसले किए थे। तो अब मैं यही कहूँगी कि माँ बाप अपनी तरफ से अच्छे फैसले करने हैं, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो बनना चाहते हैं वो उनकी अपनी ख्वाहिश कम से माँ बाप की ख्वाहिश ज़्यादा होती है कि जी वो बनाना चाहते हैं बच्चों को। आपको क्या लगता है? आई थिंक माँ बाप के फैसले डिपेंड करता है आपके माँ बाप पर भी। कुछ माँ बाप बहुत अच्छे फैसले करते हैं अपने बच्चों के लिए। कुछ माँ बाप हैं शायद वो अपनी लाइफ में इतने उलझे होते हैं कि वो अच्छे फैसले अपने लिए नहीं कर पा रहे होते, तो वो दूसरों के लिए कैसे करेंगे। तो आई थिंक इट डिपेंड्स, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। स्पेसिफिकली आई डोंट वांट टू मेंशन एनीबॉडी, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स का एक ही फैसला था कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट दे एवर टुक फॉर मी। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में। फिर उसके बाद मैंने अपनी मनमानियाँ भी की और उन्होंने करनी भी दी, ठीक है। बट वो ये कहा था कि भाई जो करना है अपने उन पे कर लो, फिर हमारे पास मत आना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ऐसा लगता है मुझे। बट मुझे लगता है कि ठीक है, माँ बाप भी अपनी सिचुएशन में जो करते हैं बेहतर ही करते हैं। ये बताएं कि क्या आस्तीन का सांप होता है या नहीं? लो एक, अब हमारी सिर्फ 2 है, लेकिन सांप कोई 8-10 होंगे आस्तीन के। मुझे लगता है जो सबसे करीब आपके होते हैं आपको ज़रा केयरफुल ही रहना पड़ता है कि हु यू ब्रिंग क्लोजेस्ट टू यू। तो बिल्कुल होते हैं आस्तीन के सांप, और हमने तो अपने इर्द गिर्द बड़ी मिसालें भी देखी हैं लोगों की। तो और अपने आसपास आपने अपने कितने आस्तीन के सांप से नंबर्स बता दें मुझे, कितने देखे हैं? 2 से 3 तो देखे हैं। 2 से 3 देखे हैं। मैंने 8 से 10 देखे होंगे। 8 से 10 देखे हैं। 8 से 10 देखे हैं, बट मुझे लगता है कि वो भी बहुत अच्छी बात है कि मैंने देख लिए हैं, क्योंकि नाउ आई हैव लर्नड द लेसन कि यार अच्छा भाई ये नहीं करना, इस हद तक किसी के लिए जाना है और इसके बाद बस नहीं जाना, इस हद तक ट्रस्ट करना है और इसके बाद नहीं करना। आई थिंक ये शायद वो जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो वाली बात है ना, कि अब आप बचना पड़ेगा आपको खुद अपने आप को। क्या इंसान अकेले ज़िंदगी गुजार सकता है या उसे किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है? मुझे लगता है हर इंसान अपने लिए खुद ही कह सकते हैं। कुछ लोगों की पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि वो अकेले ही रहें तो बेहतर है, बल्कि आप उनको देख के कहते हैं कि यार आप अकेले ही जिसकी बात कर रहे थे, लेकिन आप अल्लाह का वास्ता है अकेले ही रहें, क्योंकि आपने किसी और की जिंदगी खराब ही करनी है, तो आप अपने आप को ही संभाल लें, बड़ी बात है। लेकिन मैं अपनी हद तक तो कहूंगी कि भाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंसान की अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जर्नी के लिए अ पार्टनर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं तो नहीं रह सकती भाई, तो या और आपको वैसे अगर हम अपनी सोसाइटी में भी देखें तो आपको लगता है कि लड़कियां क्या वैसे अकेले सर्वाइव कर सकती हैं? हाँ, सर्वाइव तो कोई भी कर सकता है अकेले। देखिए हम अभी आजकल ऐसी बातें करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में तो औरतें थी जो विडो हो जाती थी या बच्चे संभाल लेती थी। उस ज़माने में 4-4 बच्चे वो जो है बड़े कर लेती थी अकेले। तो औरत भी वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है, बट अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए मुझे लगता है कि आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं तो वैसे अकेला बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन मैं हमना के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि अगर आज मैं किसी भी जगह पर पहुंचा हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि उसने मुझे जो फोकस दिया लाइफ में वो मेरे पास कभी भी नहीं था। लड़के तो बिल्कुल ही लावाली से होते हैं। मैं बहुत इनकंसिस्टेंट अभी भी बहुत सी चीज़ों में हूँ, बट वो जो वापस ट्रैक पे लेके आने वाली चीज़ें वो कर सकती है। ऑनेस्टली इट्स बिन 13 ईयर्स, शादी को 13 साल हो चुके हैं, तो अब मुझे उसके बगैर ऑपरेट करना भी नहीं आता। वो मतलब लगता है कि जैसे यार इनकम्प्लीट है कुछ। वो लाहौर अगर जाती है और मैं कराची में होता हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क, तो वो
मुझे लग रहा होता है कि अच्छा बस अब वापस आओ, क्योंकि बस मैंने जो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही पहले मेरे से। हाँ 5-6 दिन मैंने बहुत एंजॉय कर लिया है। मैंने ये मैं आज़ाद हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, कम बैक। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड पार्टनर। गुड पार्टनर, यस। टॉक्सिक पार्टनर ना हो, वो आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। अच्छा पार्टनर हो तो आई थिंक यू कैन गो माइल्स अहेड ऑफ योर पोटेंशियल। यस, बिल्कुल। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जब आपने बड़ा सब्र किया हो और वो वक्त आपके लिए आप पर बहुत मुश्किल गुजरा हो? बहुत मुश्किल, आई थिंक ऑब्वियसली मेरी पहली शादी का जो वक्त था वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और मेरे जो कॉलेज का वक्त था वो मेरे लिए मुश्किल था। तो ये होते हैं ज़िंदगी के आई थिंक बड़े मुश्किल वक्त होते हैं, जिसमें जो डिसीजंस भी इंसान ले रहा होता है, आपको बड़ी अनसर्टेनिटी होती है कि यू नो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या है। तो वो एक वक्त होता है ज़िंदगी का जो आपने गुजारना होता है। और आई थिंक सबने बड़ा सब्र किया कॉलेज के टाइम में, तो आई थिंक वही वाला होता है। बट लेटर ऑन जब यू लुक बैक तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि यू नो कितना ज़रूरी था वो आपके लिए भी, यू नो वो जो भी वक्त था अच्छा बुरा, वो भी बड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग भी होता है और बड़ा आपकी ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और जब आपके फादर की जब डेथ हुई थी तो वो कितना टफ टाइम था? वो भी बड़ा टफ टाइम था एक्चुअली। वो बहुत ही जी, क्योंकि वो उनको कैंसर भी हो गया था, तो वो वो एक आगे पीछे का वक्त था जो कि बड़ा मुश्किल था। मेरी अम्मी को भी उसके फौरन बाद हार्ट अटैक हुआ था, तो वो कुछ साल ही ऐसे थे 2014 2015, ये पूरा जो ये 2 साल थे ना, वो थे बड़े, मतलब वो वाले आई थिंक ऐसा वक्त आता है एक जिसमें हर चीज आगे पीछे हो रही होती है सारी। वो वक्त था जब आप, हाँ याद है, देखें 2014 टू 2015 की एंड, विच इज आई थिंक फ्रॉम September onwards 2014 till the end of 2015 was just very difficult time. You were working. I was working. I was still married, and I was my father was alive. So it was just back to back मुश्किल। तो वो बड़े फॉर्मेटिव टाइम होता है। और ये होता है ना कि जो हम तो कैंसर पेशेंट्स की से बात करते हैं कि जी वर्ड ऐसा, लेकिन जो कैंसर पेशेंट्स के जो साथ में फैमिली वाले होते हैं ना, और मेरे वालिद साहब भी जो ना 6'2" मैन, तो हमने तो बड़ा उनको एक जो होता है ना एक बूमिंग फिगर, बिकॉज ही वाज ह्यूज मैन, और उनकी आवाज़ भी ऐसे होती थी कि जैसे लोग ऐसे हो जाए ना। तो उनको जब आप देखते हैं तो ऑब्वियसली उसका आई थिंक एक मेंटल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता है, तो घबरा भी जाता है इंसान। मेरे लिए बड़ा, आई मीन आई डोंट नो, सुबह का ये वक्त है तो लेट्स रैप दिस अप, बट ये और सबसे मुझे लगता है कि बड़े होते हुए द सैड पार्ट अबाउट एजिंग इज दैट योर पेरेंट्स आर आल्सो एजिंग, और अब वो लोग जिनको आपने स्ट्रॉन्ग देखा, जब आप उनको वीक पड़ते हुए देख रहे होते हैं ना, वो बहुत तकलीफ दे होता है। हाँ, आपके ऐसा कौन सा टाइम था जब बहुत सब्र किया आपने, बहुत तकलीफ दे टाइम? देखें ये तो आते रहते हैं। वैसे मुझे लगता है कि एक मेरे दादा का जब उनको पैरालिसिस हुआ था, तो आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो मेरे लिए बहुत एक टफ टाइम था। एंड देन जो मेरा इनिशियल टाइम था करियर का, दैट वाज वेरी टफ बिकॉज आई लिटरली हैड नो वर्क, और शादी मेरी हो गई भी थी, और अब ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कुछ करना है। सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम, 3 years आई वाज स्ट्रगलिंग एंड आई कुडंट मेक इट, तो थैंकफुली देन वो गुजर गया वक्त। सो होपफुली वैसा वक्त दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, एक बड़े नेपो किड की वो एक टर्म आ गई ना, लोगों को समझ आ गई, वो कंगना रनौत ने शुरू की थी, बट हमने देखा है कि जो स्टार किड्स होते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में उनको बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज जो कंपैरिजन की बात की थी वो तो कांस्टेंट कंपैरिजन होता है। जी, और देखिए माँ बाप के साथ भी कंपैरिजन तो मुश्किल कंपैरिजन। सिर्फ एक हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हम गंदी चीज जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं दूसरों से, अच्छी चीज नहीं करते। वो कंगना रनौत ने बोल दिया करण जौहर के बारे में कि भाई नेपोटिज्म है, अब वो वर्ड हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये नेपो किड है, ये नेपो किड है, ये नेपो किड है। मेरा सवाल ये होता है कि आप ये तो काम वो है ना जो दिखा के आपने करना है, छुपा के तो हो नहीं सकेगा। तो कितने ऐसे बापों के बच्चे हैं जो सुपर डुपर स्टार्स बन गए, जिनमें टैलेंट था वो आगे निकल गए। अदरवाइज बिलाल अब्बास है एक्सट्रीमली टैलेंटेड, नो बैकग्राउंड ऑफ फिल्म या टेलीविजन, ही इज अ सुपरस्टार। वहाज है, ही इज अ सुपरस्टार। तो आप फिर नेपोटिज्म की डिबेट को बस फॉर द सेक ऑफ टाइम पास करते हैं। और ये इट मैटर्स मोर विद इन दैट इंडस्ट्री, बिकॉज वहाँ पे जो है ना स्टार किड्स का भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, उनको बचपन से ही फॉलो किया जाता है, पापरात्सी होते, तो वहाँ पे आई थिंक वो एक बड़ा
इट्स अ बिग फिनोमेना। वहां पर भी ये यहाँ है पे इट्स नॉट सच अ बिग कि कई बच्चे जिनके बाप इतने सक्सेसफुल नहीं थे, वो बच्चे ज्यादा हिट है अपने बापों से, और कई जो अमिताभ का बेटा है वो नहीं हिट है। जबकि ऋतिक जो है उसका बाप वाज अ फेल्ड एक्टर, वो बहुत हिट है। तो मतलब इट ऑल कम्स डाउन टू योर टैलेंट। ये नेपो किड तो फलाना, तो ये तो फिर इस तरह हर जगह पे है। लेकिन आपको भी इस कांस्टेंट कंपैरिजन का सामना वैसे करना पड़ा। अब देखिए, माय फादर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द इंडस्ट्री, तो मुझे तो कंपैरिजन मेरा दूर दूर तक बनता ही नहीं है। अगर कोई कभी किसी ने कहा भी होगा कि प्यो वैसे प्यो वाली गल नहीं, तो वो मुझे अफेक्ट नहीं करती। देखिए ये हम कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन जो लोग करते हैं वो कि अच्छा जी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा जी उनका बेटा तो बिल्कुल ना कोई कलाबाजी खा के दिखा देगा। जो इस तरह की बात करेगा वो इतना बड़ा इडियट है कि उसकी बात को तो दिमाग पे या दिल पे लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आपने नहीं ली बात। आप पढ़े लिखे हैं, आप पे इन्वेस्टमेंट की गई है, आपके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, तो उसका फायदा ये होना चाहिए ना कि आप स्टूपिड लोगों को दूर रखें अपने से। तो मैं तो यही करता हूँ। जो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही इडियट है, उसकी बात पे गौर ही नहीं करता। ट्रोलिंग को कैसे लेते हैं? आपने कहा स्टूपिड लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन अब हम कभी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगा दें तो नीचे जहाँ अच्छे लोग भी, प्यार करने वाले भी लोग हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कलेजा साड़ के चले जाते हैं। तो उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूँ, उनका कमेंट डिलीट कर देता हूँ, उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। क्योंकि अब तो लोग जो हैं जो कुछ नहीं कर रहा वो ये करता है, तो आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना। आपने अपने आप को उसके स्टैंडर्ड पे गिराना ही क्यों है? क्यों आपने उधर जाना है? ट्रोल्स का मैं ज्यादातर मैं इंस्टाग्राम के इतने कमेंट्स अपने देखती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ तस्वीर लगा ली, वीडियो लगा ली, अब छोड़ दिया। मतलब मेरा बहुत सारे लोग आके कहते हैं तुमने उसकी स्टोरी पे ये देखा। मैं कहा हाँ क्या हुआ, क्या बताओ। यू नो मैं देखती ही नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आई जस्ट ट्राई टू सी एग्जैक्टली। मेरे हस्बैंड मुझे रील्स भेज रहे होते हैं, मैं वो देख रही होती हूँ, दोस्त रील्स भेज मैं वो देख रही होती हूँ, लेकिन मैं ना किसी की उसमें इतना घुसती हूँ और ना खुद के भी में, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टॉक्सिक है। मतलब बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट जो है ना, अब जो आप कर रहे होते हैं ना उस पर आपको क्रिटिसिज्म मिलनी होती है। तो आई एम लाइक मैं क्यों अपना इतना खून जलाऊं। तो मैं देखती ही नहीं हूँ। मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ मैं लगा के छोड़ दूं। अच्छा, जो लोग दिल के करीब होते हैं क्या उनसे हर बात शेयर की जा सकती है या कुछ बातें इंसान को अपने तक भी रखनी चाहिए? मुझे लगता है वो बातें जिनसे वो जो आपके करीबी लोग हैं वो हर्ट हो सकते हैं, उनको अपने हद तक रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी हर बात की उल्टी कर दें सबके सामने। कुछ बात और जगह पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं माय बेस्ट फ्रेंड, अब नाउ माय किड्स आर आल्सो बिकमिंग माय बेस्ट फ्रेंड्स। इट्स आयरॉनिक, क्या प्यारा टाइम आ गया। कि अब वो उनके साथ भी मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ। बट आई मोस्टली शेयर्ड ऑल माय थिंग्स विद माय वाइफ। तो बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि वो बहरहाल मेरी बीवी भी है, तो जैसे बहुत सी चीज़ें जो शायद वो मुझसे शेयर करे तो मैं उसको उस तरह ना रिसीव कर सकूं या रिस्पॉन्स वैसा ना दे सकूं। तो आई थिंक कुछ बातें होती हैं, आपको वक्त के साथ ठहराव लेके आना चाहिए अपनी पर्सनालिटी में कि ठीक है। उसको हमना को मुझसे बहुत शिकायत है कि मैं उसको इंडस्ट्री गॉसिप नहीं देता, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि यार मैं खुद नहीं कर रहा होता, और अगर कहीं हो भी रही हो तो ज़रा सी पार्टिसिपेशन दे के मैं साइड पे हो जाता हूँ कि बस ठीक है, मैं बोलूँगा तो ज़्यादा बोल दूँगा। तो फिर वो मुझे गॉसिप देती है इंडस्ट्री कि वो वहाँ ये हो रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलानी यूं कर रही है। ग्रेट। वो सोशल मीडिया पे को बड़ा इंटरेस्ट होता है। मेरे हस्बैंड को तो खैर बिल्कुल नहीं है, लेकिन अम्माओं को उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। आपके हस्बैंड आपको पॉलिटिकल गॉसिप देते होंगे ना? हाँ भाई। मेरी बीवी क्योंकि प्रोड्यूसर भी रही है, मुझे लगता नहीं देते। जी जी, शी हैज दिस बैकग्राउंड। वो हम टीवी में, और मैं चैनल्स के नाम ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ हम टीवी में और A+ ATV में शी वाज अ प्रोड्यूसर, और वो अच्छे लेवल पे प्रोड्यूसर थी। क्या बात तो उसने तो अपना करियर, शी गेव अप हर करियर फॉर द किड्स। तो बट वो उसको इसीलिए शी हैज अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। क्योंकि आपको लगता है समाउ कनेक्ट जो चीज आप मिस कर रहे हैं ना, तो चलो इसके थ्रू शायद आपको पता चले कि अच्छा अब क्या चल रहा है। मेरे तो घर वालों का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको भी इंटरेस्ट होता है कि अच्छा क्या चल रहा है। मैं भी नहीं बताती, बिकॉज़ मैं कहती हूँ इनको, मैं बेचारों को इतने सीधे लोग हैं, मैं उनको क्या ही बताऊं। अच्छा, और हमें ये भी नहीं पता होता ना कि सच्ची झूठी बात क्या है। मैं कहती जी हाँ ये ऐसा ही है बिल्कुल। नहीं, और सच्ची झूठी बात भी नहीं पता होती ना कि किसी का जगह गया, किसी ने कुछ बोल दिया, पता भी नहीं। अब बिकॉज़ आपने भी हर चीज आपने कौन सी अपनी आंखों से देखी होती है, तो आपने कहा पता नहीं कितना इसमें सच है, कितना वो है। मैं अब जाके लोगों को बताऊं तो दिल पकड़ के बैठ जाएंगे हमारे बेचारे। हमारे उनकी तो जनरेशन बिल्कुल ही वो है ना, उनको तो हमने हमारी जनरेशन तो जो हमारे अम्मा की जनरेशन यूट्यूब पे भी कुछ देख रहे हैं तो वो यकीन कर लेते हैं उसमें ना। तो ये भी मसला ना, अंडरटेकर मुसलमान हो गया। छोटी सी ब्रेक के बाद तक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब।